दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वीमैक इन्फोटेक। सीसीटीवी कैमरा लगवाएं, घर को चारों ओर से सुरक्षित बनाएं। बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का जीवन उत्साह न्यूज़ पर। मैं रमेश शर्मा एक बार फिर आज आपको लेकर चलता हूं एक ऐसे इशू की तरफ जहां पर एक प्रश्न खड़ा हुआ है एक आंगनबाड़ी सहायिका के पद की अपॉइंटमेंट पर लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन उत्साह न्यूज़ हमेशा एक आम आदमी की, गरीब आदमी की आवाज़ को उठाने के लिए हमेशा तत्पर है। और क्योंकि एक आम आदमी, गरीब आदमी की सुनने के लिए किसी भी अधिकारी के पास अगर समय नहीं है या किसी भी नेता के पास सुनने के लिए टाइम नहीं है, तो फिर आम आदमी, वो गरीब आदमी कहाँ जाएगा। मैं इस विषय को आपके आगे रखूं, इस विषय पर चलने से पहले आपको थोड़ी सी पहले भूमिका बताना चाहूँगा कि करेर पंचायत के अंतर्गत बिज्जड़ ब्लॉक में सीडीपीओ के माध्यम से आंगनबाड़ी सहायिका के पद के लिए आवेदन मंगवाए गए थे। मैं पहले उस पूरी कार्यशैली को आपके बीच में रखूँगा क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ी बात है। अब मेरा प्रश्न अभी इस पे सीडीपीओ या डिपार्टमेंट्स पे नहीं है, मेरा प्रश्न यहाँ पर जो कार्यशैली, जिस माध्यम से, जिस तरीके से अपॉइंटमेंट की जाती हैं, मेरा प्रश्न पहले उन पे है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ नियम यहाँ बनाए गए हैं। उन नियमों के हिसाब से अगर देखें तो उन नियमों में ये बताया गया है कि परिवार नकल रजिस्टर में 1/1/2020 से पहले जो है वो यहाँ पर उनका रजिस्टर होना चाहिए, जो कैंडिडेट होने चाहिए। मैं थोड़ा मोटी मोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसको समझ पाएँ, लेकिन मैं इन सब चीज़ों के साथ में जो मेन पॉइंट है उनके ऊपर लेकर चलना चाहता हूँ। जैसे किसी मेरी सीडीपीओ साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि बीपीएल कैटेगरी को हम इसमें काउंट नहीं करते हैं। तो मैं प्रश्न वहीं से शुरू करना चाहूँगा कि जब बीपीएल कैटेगरी को आप शुरू नहीं करते हैं, बीपीएल कैटेगरी को आप किसी जॉब में काउंट नहीं करते हैं, तो फिर बीपीएल बनाया क्यों। बीपीएल कैटेगरी की एक महिला जो कि अदर बैकवर्ड क्लासेस में से भी बिलोंग करती हैं और विडो हैं और उनकी जो पारिवारिक आय है वो कुछ भी नहीं है, कोई भी सोर्स नहीं है, उसकी जगह पर दूसरी पंचायत की एक महिला जो अभी फरवरी 2020 में परिवार रजिस्टर में रजिस्टर्ड हुई हैं इस पंचायत में आकर, उनको रख दिया गया। और यहाँ पर क्योंकि ये मैं थोड़ा भावनात्मक रूप से इस बात को जरूर रखना चाहूँगा कि मुझे ये पता लगा है कि जिस महिला को इन्होंने रखा है उनका अपना खुद का व्यापार है हमीरपुर के अंदर। वो मैं यहाँ के जो कुछ प्रत्यक्षदर्शी वार्ड पंच हैं उनकी भी आपसे बात कराऊँगा, प्रधान जी से भी बात कराऊँगा। लेकिन यहाँ इशू ये है कि जिस तरह से एक महिला जो विधवा थी और उसी पंचायत से संबंधित हैं, उस महिला को ध्यान ना देते हुए उस महिला को ध्यान दिया गया जो दूसरी पंचायत से अभी फरवरी में यहाँ पर आई हैं। अब इसके बीच में क्या इशू है तो अधिकारी जवाब देंगे, लेकिन जब बीडीओ साहब, एसडीएम साहब और सीडीपीओ साहब स्वयं इस अपॉइंटमेंट में इन्वॉल्व थे तो उन्होंने जो भी कैंडिडेट हैं उनकी पारिवारिक परिस्थितियों को क्यों ध्यान में नहीं रखा है। मैं केवल इसी कैंडिडेट की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक कैंडिडेट जब भी रखा जाता है तो क्यों ना इस तरह का ध्यान दिया जाता है कि जो लोग वाकई में ही गरीब हैं उन लोगों को वो काम मिल सके। क्योंकि एक महिला जो बेसहारा है, जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और जिसके पास आय का कोई साधन नहीं है, अगर उस महिला को वो काम मिलता तो शायद अपनी ज़िंदगी में वो तरक्की कर पाती, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाती। लेकिन उसकी जगह केवल नंबरों को आधार बनाकर किसी को अपॉइंटमेंट दे देना कहीं ना कहीं एक बड़ा भेदभाव सा नज़र आता है। जीवन उत्साह न्यूज़ निष्पक्ष रूप से इस बात को अधिकारियों के बीच में रखना चाहता है कि देखिए, एक आम आदमी का जो दर्द है वो कौन सुनेगा, क्योंकि ये एक बार नौकरी नहीं है। इस महिला की पूरी ज़िंदगी हो सकती थी, इस महिला का एक बेहतर फ्यूचर हो सकता था। आप बेहतर फ्यूचर को केवल एजुकेशन से काउंट करके और केवल इसलिए काउंट करके कि ये महिला जो है किसी राजनीतिक अप्रोच लेकर नहीं आई हैं, तो कहीं ना कहीं गलत माना जाएगा। बहरहाल थोड़ा बड़ा इशू पर ना ले जाकर मैं पहले महिला से, जो इनकी मीना कुमारी जी हैं करेर पंचायत की, पहले इनके मुंह से इनकी जो व्यथा है वो मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा। और मेरा मकसद केवल इतना नहीं है कि मैं उनकी व्यथा यहाँ रख रहा हूँ या मैं अपनी तरफ से कोई बात बोल रहा हूँ। मैं अधिकारियों के संज्ञान में इस बात को लाना चाह रहा हूँ कि साहब, एक गरीब आदमी की परिस्थिति आप लोग बहुत बेहतर से समझ सकते हैं, क्योंकि आप हाईली एजुकेटेड लोग हैं, चुने हुए ऐसे सरकार ने लोगों को आपको अपॉइंट किया हुआ है ताकि आप एक आम आदमी की व्यथा को भी समझ पे, केवल कागज़ों पे ना जाएं, कागज़ों के साथ साथ में एक आम आदमी की व्यथा को भी आप समझ सकते हैं। और सरकार उसमें आपको बहुत सारे प्रावधान देती है
ये महिला अदर बैकवर्ड क्लासेस से भी थी, लेकिन ये अपना सर्टिफिकेट लगाना भूल गई क्योंकि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। वैसे भी पति की अभी हाल ही में मृत्यु हुई है और छोटा परिवार, आगे छोटे बच्चे हैं, तो वैसे ही व्यक्ति बड़ा परेशान सा रहता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और मुझे पता लगी है कि सादे कागज़ पे आप लोग आवेदन करवाते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि एक फॉर्म बनाया जाए, उस फॉर्म के माध्यम से आप अप्लाई कराएं, क्योंकि फॉर्म के ऊपर हर तरह का कॉलम होता है और उस कॉलम को आप अपनी अपनी सारी चीज़ों के साथ टिक कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा इशू जो है वो मुख्यमंत्री महोदय के सामने मैं रखना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान रखें। लेकिन चलिए मैं बात कराता हूँ इन महिला से आपकी, और इनसे समझते हैं कि इनकी व्यथा क्या है, क्या ये कहना चाहती हैं। जी मीना कुमारी जी, जैसे कि आपने अपनी व्यथा रखी है, अपनी समस्या रखी है कि आपके साथ भेदभाव हो गया है और जो जॉब आपको मिलनी चाहिए थी, आपके गांव में ही आप रहते हैं और यहीं की आंगनवाड़ी थी, आपको लगता था कि आपको मिलनी चाहिए थी, लेकिन किसी बाहर के आदमी को इसलिए मिल गई क्योंकि आप अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा पाए। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? पूरी समस्या आप रखिए। सर, जब मैं डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करवाने गई थी वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे बोला था कि 1/1/2020 से पहले पंजीकृत होना चाहिए, तो इसको लिखवा के आओ। जब मैं ये सब लिखवा के एंट्री उनके पास जमा करवा के आ गई, तो उन्होंने क्यों नहीं, मतलब उनका भी इस तरह से लेना चाहिए था ना सर। जब मेरा उन्होंने ऐसा बोला कि अगर आप ये 1/1/2020 से पहले का नहीं लिखवाते हैं तो आपके फॉर्म वहीं के वहीं रिजेक्ट हो जाते हैं, तो सर उनका भी तो ये इशू बनता है ना कि उनका भी तो वो होता है कि जब हमारा ले सकते हैं तो उनका भी पूरा डॉक्यूमेंट सर सही होना चाहिए ना। तो उनका क्यों नहीं लिया इस बारे में? तो उनके किस बेस पे उन्होंने उनको रख दिया गया? नहीं, मतलब आपको आपत्ति ये है कि उनका जो परिवार नकल में नाम है, हाँ जी, इस पंचायत में हाँ जी, फरवरी के बाद आया है, जी जी, जबकि आपका दिसंबर से उससे पहले का है। जी जी, आपकी आपत्ति पहले ये है। हाँ जी, हाँ जी, मेरी। अच्छा, दूसरी क्या बात आप रखना चाहती हैं? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर मेरे पास आय का कोई साधन नहीं है, तो मैं चाहती थी कि चलो मुझे यहाँ अपनी ही पंचायत करेर आंगनबाड़ी में अगर मुझे मिल जाती है जॉब, तो मैं यहाँ अपने बच्चों का थोड़ा सा फ्यूचर, मतलब कुछ भी रोजगार के माध्यम से अपना बच्चों का परिवार चला सकती हूँ। अच्छा ठीक है। अभी जैसे कि यहाँ मीना कुमारी जी ने अपनी बात रखी है, मैं यहाँ पर जो वार्ड पंच हैं पहले उनको लाना चाहूँगा। यहाँ पर वार्ड पंच के माध्यम से मैं इस बात को जरूर रखना चाहूँगा, और क्योंकि पंचायत के प्रधान भी यहाँ पर खड़े हैं तो मैं प्रधान जी से भी बात करना चाहूँगा इसको लेकर कि एक महिला जो बीपीएल में भी बिलोंग करती है, बिड्डो भी हैं और इसी पंचायत की हैं, इसी पंचायत में जहाँ पर रखना चाहिए था, तो अधिकारियों ने इस बात को क्यों ध्यान में नहीं रखा, या जब इंटरव्यू हुआ या जो उनके सारे डॉक्यूमेंट जमा होते हैं तो क्यों उस टाइम ये बात नहीं रखी? ये मेरा प्रश्न खासकर इसी पंचायत के लिए नहीं है, हर जगह के लिए। हमारे बीच में वार्ड पंच साहब हैं। अच्छा साहब, ये जैसे आपकी गांव की महिलाएं हैं और इनका आप लोग कह रहे हैं कि इनका नाम आना चाहिए था क्योंकि ये डिजर्व भी करती हैं, लेकिन केवल मेरी जहाँ तक CDPO साहब से बात हुई तो उनका ये मानना था कि अगर OBC का सर्टिफिकेट लगा देती तो शायद एलिजिबल हो जाती। हाँ जी, हाँ जी, सही बात। लेकिन OBC का सर्टिफिकेट ये लगा नहीं पाई क्योंकि ये इनके पास कोई परफॉर्मा नहीं था। एक प्लेन पेपर पे इन्होंने भेजना था। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? रिक्वेस्ट करना चाहता सरकार दे अगे तो इसी को रखा जाए, क्योंकि इसकी जो घर की कंडीशन है वो बहुत, अपना पेट भरने के लिए खाना नहीं मिलता है इसको, तो वो तो उनको तो बिजनेस चला हुआ है। वो तो अभी आई हमारे फरवरी महीने में आई करेर में, तो इधर ज़मीन भी है उनके पास, काफ़ी ज़मीन है सर, पोरला में भी है, करेर में भी है, किसी ने दी हुई है, किसी ने रिश्तेदार ने किसी ने दे दी है इनको। इनके पास काफ़ी ज़मीन है, वो अपना निर्वाह बड़े अच्छे तरीके से चला हुआ, उनका कोई परेशानी नहीं है। इस गरीब को मिलना चाहिए हक, मैं तो ये चाहता हूँ जी। नहीं, उनके पति क्या काम करते हैं? उनके पति हमीरपुर में बिजनेस है, बूट शूज़ की दुकान है जी उनकी। अच्छा बिजनेस चला हुआ है, कोई माड़ा नहीं है, बढ़िया बिजनेस चला हुआ है। इसको तो पेट खाने के लिए राशन भी नहीं मिलता है, इतनी पैसा नहीं है, कोई भी परेशानी है इसको। ठीक है वार्ड पंच साहब, हम प्रधान जी को यहाँ आपके बीच में लाना चाहेंगे। प्रधान जी से पहले बात करेंगे कि क्योंकि देखिए पंचायत के प्रतिनिधि हैं प्रधान, और मेरा ये मानना है कि मुझे पता नहीं आप लोग क्या नियम बना के हैं, किस तरह की सरकार नियम बनाती है। अगर पंचायत में आंगनवाड़ी है तो प्रधान से बेहतर कौन आपको सजेस्ट कर सकता है? क्योंकि प्रधान और वार्ड पंच ही तो उस पंचायत के बारे में ज़्यादा जानते हैं कि कौन लोग यहाँ डिजर्व कर सकते हैं। क्योंकि बाहर के लोगों को रखने की बजाय अगर संबंधित उसी गांव के बच्चे आने हैं, उसी पंचायत के बच्चे आने हैं, अगर उसी पंचायत के बच्चे आने हैं तो उस पंचायत की ही महिला को प्रेफरेंस क्यों ना दी जाए? और कोई ऐसा तो है नहीं कि गजटेड पोस्ट है, एक नॉर्मल खाना बनाने की सहायिका की पोस्ट है। तो अगर एक महिला असहाय है, मजबूर है, तो क्या उसको लेकर सरकार एक बार के लिए नहीं सोच सकती है? ऐसे कौन से नियम हैं, ऐसे कौन से कायदे हैं जो उसकी गरीबी से ऊपर हैं?
ये तो सरकार को भी, एसडीएम साहब को भी देखना चाहिए, बीडीओ साहब को भी देखना चाहिए, सीडीपीओ साहब को भी देखना चाहिए, उपायुक्त महोदय आपको भी देखना चाहिए, क्योंकि एक गरीब की मजबूरी से बढ़कर कुछ नहीं है। और वाकई में ये महिला डिजर्व करती हैं, इस बात का कोई शक नहीं है। ओबीसी में भी हैं, सिर्फ ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं लगा पाई, तो आप लोगों ने क्यों उसके लिए प्रोफार्मा तैयार नहीं किया हुआ है और उस प्रोफार्मा के आधार पर आवेदन क्यों नहीं लिए हुए हैं? एक सादे पेपर पर आवेदन लेने का आधार क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं केवल राजनीतिक लोगों की जो अप्रोच है उनकी पूर्ति करने के लिए आप लोगों ने इन पदों को रखा हुआ है? मेरा सीधा सीधा आरोप है जीवन उत्साह के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर प्रधान जी हमारे बीच में खड़े हैं, हम इनके साथ भी इस बात को रखेंगे। प्रधान जी देखिए, इन्होंने क्या जांच करी, इन्होंने क्या आवेदन लिए, इन्होंने किस तरह से लिए, ये अलग इशू है। लेकिन हमारा ये मानना है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप पंचायत के प्रतिनिधि हैं, क्या पंचायत के जो लोग हैं और बीपीएल में महिला है, बिड्डो है, 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, इस महिला को प्रेफरेंस क्यों नहीं मिलनी चाहिए थी? हमने पंचायत स्तर पे ऐसी कोई प्रशासन ने समझा नहीं कि प्रधान या पंच को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। इस इंटरव्यू को हमारे से ज़्यादा, प्रधान से ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई नहीं जानता है। अब सरकार नीतियां बनाती है, हमारे पास वो बीपीएल का बोर्ड लगा है। अब 1-2 साल पहले इसके घरवाले की डेथ होगी, वो वार्ड पंच था पंचायत का, और उसके बाद इस औरत के ऊपर विपदा ऐसी आ गई है कि आज वो रोटी खाने के लिए मोहताज हैं। 2 बच्चे हैं छोटे, बहुत अबला बेसहारा नारी है ये। और इससे ज़्यादा 8वीं जो उनकी क्वालिफ़िकेशन रखी है, लोअर साइड की बात करो, हायर साइड में मैं नहीं कहता हूँ कि तुम पीएचडी वाले को सहायक रख लो, एमटेक को रख लो। हमने जब सहायिका ही रखनी है तो तुमने 8वीं क्लास का जो बाई लॉज हैं आपके, उसमें आपने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हुआ करना लिखा हुआ है, उसको ये फॉलो करती है। ओबीसी में ये है। बीपीएल को हमने जब, इतनी बड़ी पंचायत है, भुट्टा से इधर आके शुरू सलौनी में ख़त्म होती है, इतनी बड़ी पंचायत से हमने सिर्फ 14 परिवार 16 परिवार हमारे पास पंचायत बीपीएल में है। तो ये बीपीएल को ही दरकिनार करते हैं, विधवा को भी दरकिनार करते हैं, और इनकम सर्टिफिकेट को भी दरकिनार करते हैं। अब सिर्फ एक क्वेश्चन पैदा कर देते हैं कि जी वो 8वीं से ज़्यादा पढ़ी हुई है और उसने ओबीसी का नहीं लगाया है, वो भी ओबीसी से ही है। और इस तरीके से, इस तरीके की जो सरकार की जो बीपीएल, तो फिर सर्वे क्यों कराते हो? बीपीएल को हमारे माध्यम से रखा ही क्यों जाता है? जब सरकार बोलती है कि बीपीएल कंसिडर ही नहीं करना हमने, तो फिर किस लिए बनाया गया ये ढांचा, किस लिए खड़ा किया जा रहा है? बीपीएल का जो केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा जो निर्धारण किया जाता है, वो अति गरीब परिवारों के लिए किया जाता है। तब ये अति गरीब परिवार से आती थी, 8वीं की क्वालिफिकेशन पूरी करती है, विधवा ये है, बेसहारा है, इसके पास खाने के लिए मोहताज है। दूसरी तरफ तुमने नौकरी किसको दी? मुझे इसके बारे में गहराई से, मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं आया। स्थानीय जो आपके कानून और नियम आपने बनाए हैं कि परिवार जो है पंचायत में 1/1/2020 से पहले जो है वो दर्ज होना चाहिए। तो ये लड़की जो है, ये हमारे पास पुश्तैनी यहाँ दर्ज है, आज की नहीं पहली। और जो दूसरी जो परिवार जिसको आप नौकरी दे रहे हैं, वो 20/2/2020 को इस पंचायत में दर्ज हुआ है। वो पाड़ू पंचायत में उनकी ज़मीनें हैं, वहाँ पुश्तैनी वहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ किसी की डेथ होने के बाद उसको ज़मीन मिली है। तो इस तरीके से इसको, विडो को दरकिनार करके और बीपीएल को दरकिनार करके पढ़ाई वो पूरी करती है। तो इनका पैमाना जो है नियुक्ति का, ये मेरी समझ से परे है। अगर सरकार की नीतियों को इस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी लागू करेगी तो भगवान ही मालिक है इस देश का, क्या होगा क्या नहीं। मैं प्रधान होने के नाते कह रहा हूँ, अगर प्रधान भी इस तरीके से अपने कार्य करेंगे, गरीब आदमी को तरजीह नहीं देंगे और दूसरे अनैतिक कार्यों में लिप्त रहेंगे, वो भी प्रधानी के काबिल नहीं है। हमें अगर कमी खोट नज़र आएगा, आगे चुनाव है तो हमें हटा दो, दूसरा बना लो। लोकतंत्र के यही तो मायने हैं। पर तुम तो लोकतंत्र का ही मजाक उड़ा रहे हो कि तुमने जो हमारे पास आपके कानून का 14/2020 को जो दर्ज हुआ परिवार, उसको कर दिया। अब वो कहीं दूसरी जगह, जब तुम्हारा ये कानून कहता है कि वहाँ स्थानीय नागरिक हो, नागरिकता वहीं की हो, तो स्थानीय नागरिकता पुश्तैनी करेर में रहने वाले हैं, करेर में ही पोस्ट है, तो तुमने वहाँ, आपने वहाँ तरजीह दे दी उसको। ब्यूरोक्रेसी की वजह से सारे प्रोग्राम इस तरीके से फेल हो रहे हैं। ठीक है प्रधान जी, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पर इस बात को रखना चाहूँगा, खासकर उपायुक्त महोदय आपके सामने। इन महिला ने अपनी जो कंप्लेंट है वो आपके पास भेजी है। आपको भावनात्मक रूप से भी इस परिवार को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आप जिला के मालिक हैं। आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि जिस महिला को आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है
उसको ये काम मिलना चाहिए था, या फिर जिनके कारोबार चल रहे हैं, जिनके सब रोजी रोटी चल रही है, उनको मिलना चाहिए? ये तो तय आप ही करेंगे। अगर इस तरह की चीज़ें रहेंगी कि केवल आप शिक्षा को अंक देकर और इन सब चीज़ें अंक देने के बाद में इस तरह का भेदभाव करने लगेंगे, तो एक आम आदमी का विश्वास जो प्रशासन से उठ जाएगा। और यही यहाँ पर हुआ है। कहीं ना कहीं भले ही एसडीएम साहब ने, बीडीओ साहब ने या फिर सीडीपीओ साहब ने मिलकर इस अपॉइंटमेंट को किया हो, लेकिन इन लोगों का ये आरोप है कि इस अपॉइंटमेंट के बीच में कहीं ना कहीं भेदभाव किया गया है। अब ये भेदभाव क्या है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जब ये ओबीसी कैंडिडेट में थी, विडो हैं, बीपीएल में हैं, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, परिवार नकल में भी 2020 से पहले की हैं, तो उसके बावजूद जो महिला विडो भी नहीं है, जिनके परिवार में लोग कमाने वाले बहुत हैं, पति उनके अपना बिजनेस करते हैं, हमीरपुर में उनकी दुकान है, उसके बाद में अलग अलग जगह पे ज़मीनें हैं, यहाँ पर भी ज़मीन उनको किसी परिवार की मृत्यु के बाद में उनको मिली है। तो ऐसे में एक सक्षम व्यक्ति और एक व्यक्ति गरीब क्यों ना अपने हक के लिए लड़े, क्यों ना आवाज़ आपके पास उठाए? जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से मैं ये आवाज़ आप तक पहुंचाना चाहता हूं, मुख्यमंत्री महोदय आप तक पहुंचाना चाहता हूं। प्लीज़ आप अन्याय मत करिए, ना होने दीजिए, क्योंकि एक आम आदमी को अगर किसी का सहारा होता है तो प्रशासन का ही होता है। नेताओं का दबाव भले हो सकता है, किसी पहुंचे हुए व्यक्ति का दबाव हो सकता है, ये हम नहीं जानते, इसके बारे में हमें नहीं पता है आप कितना दबाव रखते हैं नहीं रखते हैं। हमारा तो दबाव केवल एक बात पे है, एक आम आदमी को उसका हक मिलना चाहिए। एक गरीब आदमी को उसके हक के लिए जहां तक भी जाना पड़े उसको जाना चाहिए। इसलिए आप फैसला करें, इस महिला को, इस गरीब महिला को आप न्याय दें, और जो नियुक्ति आपने की है उस नियुक्ति की जांच करें, और अगर ये महिला डिजर्व करती हैं तो इस महिला को तवज्जो दी जाए, ध्यान दी जाए। यही हमारा आपसे निवेदन है, और मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर न्याय करेंगे। जीवन उत्साह न्यूज़ के सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है, आप इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस महिला के लिए। इनका परिवार, आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो शायद आपका ऋणी रहेंगे, क्योंकि इस महिला को अगर ये काम मिल जाता है तो इसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, कम से कम अपने बच्चों को पाल सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, और इसी तरह से बने रहिए आप हमारे साथ में। आप कमेंट ज़रूर करिएगा इस बात को लेकर, आपका क्या सोचना है, क्या इनको ये जॉब मिलनी चाहिए थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।